छात्रों, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी जिनके पास संस्कृत विषय है, आपको हमने कारक का टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों। और कारक का टॉपिक आपका चल रहा था जिसमें हमने प्रथमा विभक्ति आपको बताई थी और द्वितीय विभक्ति आपकी चल रही थी। क्योंकि उसमें सूत्र ज़्यादा थे तो हमने एक वीडियो में लगभग 2-3 सूत्र बताए थे। आज हम उसके आगे बात करेंगे दोस्तों। आज से इसमें आपको ज़्यादा कोई भूमिका के रूप में हमें बताना नहीं है आज, क्योंकि हमारा लगातार कारक का टॉपिक चल रहा है। उसी के क्रम में आज हम उसमें जो अगला सूत्र है उसकी हम बात करेंगे। द्वितीय विभक्ति की हम बारे में बात कर रहे हैं, कर्म कारक के विषय में हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको अच्छे से सुनना और अच्छे से देखना पूरा का पूरा वीडियो, बिल्कुल कहीं भी छोड़ोगे नहीं, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। मैं तो कहूँगा कि ये सभी जगह आवश्यक है, इसके बिना तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे संस्कृत विषय की बात करें तो चलिए दोस्तों, ऐसे टॉपिक को आप बिल्कुल ना छोड़ें, तो ज़रूर इसको पढ़ें, ज़रूर सुनें इसको। कोई दिक्कत रहती है तो हमें कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली, हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सूत्र रहेगा वो है दोस्तों, जैसे कि आपकी पुस्तक में है, अधि सिंह स्ताशाम कर्मा। जो आपकी पुस्तक में दी गई हैं हमें केवल वही पढ़ने हैं, क्योंकि प्रश्न आपका उन्हीं में से आना है। चलिए तो सबसे पहले हम आपको सूत्र समझाते हैं, क्योंकि जब तक सूत्र समझ में नहीं आएगा तो सूत्र को पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है बच्चों। चलो सूत्र देख लेते हैं। सूत्र लंबा है थोड़ा। अधि सिंह अधि सिंह स्था साम कर्म, ये आपका सूत्र है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस पे बोर्ड पर, अधि सिंह स्था साम कर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक तो अधि दिख रहा है, आप इसको सूत्र को अच्छे से समझना। सूत्र समझ में आएगा तभी आप कर पाओगे, फिर इसके हम उदाहरण आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले सूत्र समझना जरूरी है, इसलिए हम आपको पहले सूत्र समझा रहे हैं। हम चाहते तो किताब में डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इसकी बात समझ में आए कि ये सूत्र कह क्या रहा है, इस सूत्र का मतलब क्या है वास्तव में, तब आपको बात हम बताएंगे पुस्तक के अंदर। तो एक तो अधि है, एक आपको शिंग धातु दिख रही है, एक स्था धातु दिख रही है, ठीक है, और एक आपको आस धातु दिख रही है। ठीक है, यानी शिंग धातु दिख रही है, स्था धातु दिख रही है, आस धातु दिख रही है। हम तीनों को अलग लिख देते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, एक तो इसमें आपके क्या है, देखो एक तो सबसे पहले आपको हम उपसर्ग बताते हैं। एक तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग है आपका अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अधि। ठीक है, अधि उपसर्ग हो गया। अब इसमें 3 धातु हैं बच्चों, उन 3 धातुओं को हम अलग अलग लिखते हैं। जैसे एक तो है आपकी शींग धातु। कौन सी है, शींग। अच्छा, शींग धातु का अर्थ होता है बच्चों सोना, शयन करना। जैसे आप रात को सोते हो ना, हाँ वही वाला सोना है, समझ गए ना। हाँ, तो शींग यानी सोना होता है। शेते शयाते शेरते रूप चलता है बच्चों। ठीक है, तो ये आत्मनेपद में रूप चलता है, शेते शयाते शेरते। तो अभी इसमें हम जानेंगे शींग धातु का अर्थ शयन करना। दूसरी धातु है इसमें स्था धातु, स्था, ऐसे स्था धातु है जिसका अर्थ होता है ठहरना। स्था, स्था का अर्थ क्या होता है, ठहरना। जैसे तिष्ठति रूप चलता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ठीक है ना। और तीसरी धातु है इसी में आपके आस धातु। कौन सी है, आस, ऐसे आस धातु। आस धातु का मतलब होता है बैठना। जैसे आप कहीं रास्ते में चल रहे हैं फिर बैठ गए, तो आस धातु वो आपका मतलब हो गया। ठीक है, इसका रूप चलता है आस्ते। ठीक है ना। अब ऐसे करके देखिए, इसमें आपको देखिए 3 धातु हैं। ऐसे कितनी धातु हैं, 3 धातु हैं। और 3 धातुओं के अलावा आपको एक चीज हमने बताई कि अधि उपसर्ग है। तो अधि उपसर्ग हो गया और 3 धातु हो गई। अब सूत्र का मतलब समझाएंगे आपको। पहले तो ये चीज समझ में आ गई आपके कि इस सूत्र में क्या क्या है। और एक पद इसमें आपको लास्ट में कर्म दिख रहा है, कर्म। तो कर्म तो इसलिए है क्योंकि हम कर्म वाला ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब कर्म इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे। तो अब इस सूत्र का मतलब समझेंगे पहले तो बच्चों, इस
सूत्र का अर्थ आपको बताते हैं। इस सूत्र का अर्थ होता है अधि उपसर्ग के बाद में यदि शींग धातु, स्था धातु और आस धातु इनमें से कोई भी धातु आती है तो वहाँ पर क्रिया के आधार में जो क्रिया होगी और उसका जो आधार होगा वहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि उसके आधार की इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। ये इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब समझे। मतलब ये हुआ कि अधि उपसर्ग जो दिख रहा है आपको, ये इस अधि उपसर्ग के बाद में यदि इनमें से कोई भी धातु आती है, चाहे वो शींग धातु आ जाए, स्था धातु आ जाए, आस धातु आ जाए, ठीक है ना, कोई भी धातु आ जाए, जैसे अधि के बाद में शींग आ गया, अधि के बाद में स्था धातु आ गई, अधि के बाद में आस धातु आ गई, ठीक है ना। अब कैसे रूप बनेगा वो तो हम अभी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप अर्थ समझो। तो अब इसका मतलब समझ लो, दोबारा बता देते हैं आपको, क्यों क्लियर होना चाहिए आपके। अधि के बाद में मान लो शींग धातु आ गई, स्था धातु आ गई, आस धातु आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। ये इस सूत्र का मतलब है बच्चों। उसके बाद में कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये नियम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो वो तो आपको हमेशा याद रखना है कि कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इस सूत्र का मतलब आपको हमने समझाया कि अधि उपसर्ग के बाद में यदि इनमें से कोई भी धातु आती है तो ऐसी स्थिति में इनके आधार की या क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कैसे? चलो उदाहरण से समझते हैं। एक हम इसमें उदाहरण समझाते हैं आपको, ठीक है ना। उदाहरण से आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। एक उदाहरण समझ लोगे तो आपको पूरा सूत्र अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए एक उदाहरण आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण है हरि, देखो यहाँ हम लिख देते हैं उदाहरण हरि ही, ठीक है, वैकुंठम। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसलिए हम इसी को लिख देते हैं, वैकुंठम, हरि ही वैकुंठम, और ऐसे हमने लिख दिया वैकुंठम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जगह कम है, हरि ही वैकुंठम। अब इसमें हमारे तीन धातु हैं, तीन धातुओं में से हम किसी का ही प्रयोग कर लेते हैं। यदि हम शेते का प्रयोग करेंगे तो बनेगा अधिशेते, ऐसे वाक्य बनेगा। ये वाक्य हो गया, हरि ही वैकुंठम अधिशेते। ये आपका वाक्य इस प्रकार से बनेगा बच्चों। तो देखो हरि ही वैकुंठम अधिशेते, ठीक है। अब हमने आपको कहा कि भाई यहाँ पर जो आपकी शींग धातु है, स्था धातु है, आस धातु है, इनमें से कोई भी धातु यदि अधि उपसर्ग के बाद में आती है, ये अधि उपसर्ग है और इसके बाद में आपके शींग धातु आई। अब शींग धातु का रूप कैसे चलेगा ये तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो इसका रूप हमने बताया कि शेते, शयाते, शेरते चलता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो हमने आपको सूत्र का अर्थ बताया था कि यदि अधि उपसर्ग के बाद में शींग धातु, स्था धातु, आस धातु इनमें से कोई भी धातु आ जाती है तो आधार जो होगा, ठीक है, इसके अंदर जो आधार होगा, इस वाक्य में जो आधार होगा या फिर क्रिया का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होती है। ये इस सूत्र का मतलब हमने बताया था। अब इसमें आप ये बताइए कि इसमें कर्म कौन है? वैकुंठम, ठीक है, यानी कर्म संज्ञा वैकुंठम की हुई है। अच्छा, यहां पर आधार कौन है? पहले इसका देखो मतलब समझो तो आधार आपको समझ में आएगा। हरि वैकुंठ में सोते हैं, ये इसका अर्थ है। हरि वैकुंठ में सोते हैं यानी वैकुंठ धाम में सोते हैं। चलो ठीक है, अब वैकुंठ धाम में सोते हैं तो वो आधार हो गया उनके लिए। आधार तो आप जानते ही हैं, जैसे मान लो आप टेबल पर बैठे हैं तो टेबल आपका आधार है, आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी आपका आधार है। समझ गए बात को? आप मान लो चटाई पर बैठे हैं तो चटाई आपका आधार है। आप मान लो चारपाई पर बैठे हैं तो चारपाई आपका आधार है। आधार तो आप समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, वही तो बात बता रहे हैं हम। तो ऐसे यहाँ पर हरि यानी भगवान वैकुंठ में सोते हैं, तो यहाँ पर बताइए जो भगवान हैं या हरि हैं उनका आधार क्या है?
बैकुंठ है, बिल्कुल सही है। अब आपको पता है नियम है कि आधार में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन ये जो सूत्र है ये विशेष कंडीशन बता रहा है, ये विशेष स्थिति बता रहा है। देखो बच्चों, दो प्रकार के नियम होते हैं, एक तो विशेष नियम होते हैं, एक विशेष नियम होते हैं और एक सामान्य नियम होते हैं। जहां पर विशेष नियम आ जाता है तो वहां सामान्य अपने आप दूर हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लो आपके कार्यक्रम चल रहा है कोई बहुत बड़ा, अब उस कार्यक्रम में सारे लोग बैठे हुए हैं, अब उस कार्यक्रम में कोई बहुत बड़ा अतिथि आ जाता है, कोई विशेष मेहमान आ जाता है, तो बताइए उसके लिए मुख्य स्थान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो सारे लोग जो सामान्य लोग हैं वो सब दूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ऐसे ही यहाँ आपको समझना है। तो ये विशेष सूत्र है, इसीलिए यहाँ पर सामान्य नियम जो है कि आधार में सप्तमी होती है, ये सामान्य नियम अपने आप ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर इन्होंने नियम लगाया फिर कि अधि उपसर्ग के बाद में यदि शिंग धातु आ जाती है, स्था धातु आ जाती है, आस धातु आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया के आधार में कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने के कारण द्वितीय विभक्ति होगी। ये इस सूत्र का मतलब है। तो इस उदाहरण में बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैकुंठ है, ये जो वैकुंठ शब्द है ये आधार है किसका? हरि का। यानी भगवान किस पे सो रहे हैं? वैकुंठ पे सो रहे हैं, यानी वैकुंठ में सो रहे हैं, तो वो उनका आधार हो गया। तो हम कह रहे हैं कि आधार की कर्म संज्ञा होगी, तो यहाँ वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो आप यहाँ द्वितीय विभक्ति लगा दो। तो द्वितीय विभक्ति जैसे ही लगाओगे तो राम की तरह रूप चलाओ, तो राम की तरह रूप चलाओगे तो रामम बनेगा, तो वैकुंठम बन गया। ऐसे बनता है ये रूप। तो हम समझते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होगी बात। समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर आप वैकुंठ के स्थान पर और कोई भी शब्द ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शब्द चाहे कितने भी बदलो आप, लाखों करोड़ों शब्द बदलो आप, लेकिन नियम में आपका बदलाव नहीं होगा। नियम आपका ये का ये रहेगा। हम यहाँ पर कर्ता भी बदल सकते हैं चाहे तो, लेकिन आप ये क्रिया नहीं बदल सकते, ये तो सेम ऐसे ही रहेगी। समझे कि नहीं बात को? जैसे मान लो हमने यहां पर कह दिया कि बालक, हमने यहां कह दिया बालक। अब मान लो शैया पे सोता है तो शैयाम, ये बालक हो गया। अब जैसे कोई बच्चा है छोटा, वो बेचारा किस पे सो रहा है? खाट पे या शैया पे सो रहा है, तो बालक हा शैयाम अधिशेते। बालक शैया पर सोता है, अपने पलंग पर खाट पर सोता है, उसको शैया कहते हैं। तो ऐसे हो गया। तो फिर यहाँ कर्म, ये आधार हो जाएगा यहाँ पर शैया, तो आधार हो गया, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा, और इसमें द्वितीय हो जाएगी, तो बन जाएगा शैयाम। बना के नहीं? शैया। अब इसका रूप तो स्त्रीलिंग का रूप है, तो रमा गीता की तरह चलेगा फिर ये। बात समझे कि नहीं सही? ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको हमने बताया कि अधि सिंह स्था साम कर्म जो सूत्र है इसका क्या मतलब है। अब आप चाहो तो हम किताब के उदाहरण भी देख लेते हैं, क्योंकि किताब में जो उदाहरण दिए हैं प्रश्न वहीं से आना है। तो आप ये बात समझ गए हैं तो किताब के उदाहरण भी समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताब में वही आपको मिलेगा जो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना? तो किताब में कोई विशेष है नहीं, अलग नहीं है, फिर भी आपको दिखा देते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, हम आपको लेकर चलते हैं पुस्तक में, जहाँ पर आपको उदाहरण देंगे बहुत सारे, यानी कि 2-3 उदाहरण जो भी होंगे इम्पोर्टेंट, उनको देख लेंगे, उनको आपको समझा देंगे। चलिए पुस्तक में चलते हैं। चलिए बच्चों देखो, पुस्तक में आ चुके हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे सूत्र आपको मिल ही गया है, अधि सिंह स्था साम कर्म। जो अभी हमने आपको समझाया था वही सूत्र आपको दिख रहा है, इसका मतलब भी आपको वही लिख रहा है जो हमने आपको समझाया। अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था आस धातु नाम प्रयोगे एषाम आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति। मतलब यही है सिंपल सा कि अधि उपसर्ग के बाद में या अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग धातु, स्था धातु, आस धातुओं का प्रयोग होने पर इनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होती है। ये सारी चीज हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है? अब उदाहरण की बात थी तो उदाहरण देख लो। उदाहरण देखो, यहाँ पर लिखा है सुरेशा सय्याम अधिशेते।
सुरेश सैया पर सोता है, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर शैया की कर्म संज्ञा हो गई और इस सूत्र के अनुसार उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। अब आपके पेपर में प्रश्न कैसे आता है वो समझो आप। अब बच्चों मान लो पेपर में प्रश्न आ गया कि सुरेशः शय्याम अधिष्येते, इत्यत्र आपको बताना है कि कौन सा कारक है और कारण बताना है, या कौन सी विभक्ति है कारण सहित बताना है, यानी कौन सी विभक्ति है और वो विभक्ति का कारण क्या है, यानी विभक्ति क्यों हुई वो। तो आपको बताना है कि द्वितीय विभक्ति है। अब द्वितीय विभक्ति क्यों हुई तो आपको इसके कारण में लिख देना है अधिशिंग स्तासाम कर्मः इति सूत्रेण, या सूत्रेण सहायेन, या सूत्र की सहायता से हुई, या सूत्र का नाम भी लिख दिया आपने, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो बात समझिए आप इस तरीका से। ऐसे आपकी अगली धातु इसमें स्था है, तो स्था का रूप चलता है अधितिष्ठति, यानी बैठना। तो जैसे आपका उदाहरण है अध्यापका आसंदिकाम अधितिष्ठति। आसंदिका का मतलब होता है बच्चों कुर्सी, ठीक है, तो कुर्सी पर बैठता है, तो कुर्सी आधार हो गया कि नहीं हो गया, तो उसकी कर्म संज्ञा होगी कि नहीं होगी, द्वितीय व्यक्ति लगेगी कि नहीं। तो आप द्वितीय व्यक्ति आसंदिका तो आपको याद करने पड़ेंगे ये, तो जैसे सीता रमा का रूप याद कर लो, रमाम, रमा रमे रमा रामाम, तो ऐसे ही आसंदिकाम बन जाएगा रूप, ठीक है। तो ऐसे आपका अध्यापका आसंदिकाम अधितिष्ठति बन गया रूप। ऐसे आपका आस धातु का है बैठना, तो आस का अधि और आस है तो संधि करके अध्यास्ते बना लिया, तो यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो नृपाहा सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो कहाँ बैठता है, सिंहासन पर, तो सिंहासन आधार हो गया, तो आधार की कर्म संज्ञा होगी इस सूत्र से, फिर द्वितीय लगेगी तो सिंहासनम बन जाएगा, सिंहासनम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे करके आपका ये सूत्र हो जाता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है, इसमें छोटा सा सूत्र है, बस उसको डायरेक्ट हम इसी पे समझा देते हैं, पुस्तक के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा, बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें। चलिए पहले आपको एक सूत्र को हम बताते हैं, देखो इस पर और थोड़ा सा हम जूम करके आपको बता देते हैं। हाँ देखो बच्चों, चलिए बच्चों अब इसके बाद में जो अगला हमारा सूत्र रहेगा उसको हम बता देते हैं आपको। छोटा सा सूत्र है इसलिए आपको पुस्तक में बता देते हैं, बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए सिंपल सा ही है, लिखा हुआ है अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, ठीक है। देखो यहाँ पर अभि और नी, इसमें बच्चों आपको पहले हम सूत्र को एकदम अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो आपके एक तो अभि उपसर्ग दिख रहा है, ठीक है, एक तो अभि उपसर्ग है और दूसरा है आपका नी उपसर्ग है। अभि और नी दो उपसर्ग हैं और इसमें एक धातु है, वो है विष धातु। विष, विष का मतलब होता है प्रवेश करना या ले जाना, ठीक है, प्रवेश करना या फिर आप कह सकते हो ले जाना, ठीक है, दोनों ही अर्थ इसके हम कर सकते हैं, विष। अब देखो यहाँ पर अभि उपसर्ग हो गया और एक नी उपसर्ग हो गया और एक विष धातु हो गई, बस सूत्र के अंदर तो यही सब कुछ। अब इस सूत्र का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इस सूत्र का मतलब जैसे कि यहाँ लिख रहा है उपसर्ग द्वयपूर्वक विष धातोः प्रयोगे सति आधारवाचकस्य शब्दस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया भवति, विभक्ति भवति, यानी कर्मणि जो द्वितीय है उस सूत्र से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब मतलब सिंपल सा आपको ये बता रहे हम कि इस सूत्र का मतलब सिंपल सा आपको ऐसे समझना है बच्चों कि अभि और नी उपसर्ग के बाद में यदि विष धातु आ जाती है तो, क्लियर हुई बात, अभि और नी उपसर्ग के बाद में दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग होने पर, ये बात समझनी है आपको, यानी दोनों उपसर्गों का एक साथ प्रयोग होगा तब की बात हम कर रहे हैं। तो विष धातु से पहले, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि विष धातु से पहले, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों उपसर्गों के बाद में विष धातु आए, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो आप समझ लो कि विष धातु है, इस विष धातु से पहले इन दोनों उपसर्गों का प्रयोग होने पर क्रिया के आधार में कर्म संज्ञा हो जाती है, या क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा होने के बाद में द्वितीय विभक्ति लगती है, ये तो नियम पहले से ही बता चुके हैं। तो बात समझ गए, अभि और नी उपसर्ग के बाद में विष धातु आए तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, या क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है,
ये नियम आपको समझना है बच्चों। क्लियर है, छोटा सा नियम है, सिंपल सा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो उदाहरण आपको समझाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आधार समझना है आपको, तो वही आधार क्या है इसका। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है, हमने कहा कि अभी और नी उपसर्ग दोनों एक साथ प्रयोग होने चाहिए और उसके बाद में विष्ट धातु आने चाहिए। बस सिंपल सी ये बात है, छोटी सी। अब देखो उदाहरण दिया इन्होंने, दिनेशाह अभिनिविशते सन्मार्गम, मतलब दिनेश सन्मार्ग में प्रवेश करता है। दिनेशाह अभिनिविशते सन्मार्गम, या दिनेश सन्मार्ग पर प्रवेश करता है, सन्मार्ग में प्रवेश करता है, ये इसका मतलब है। दिनेश कहाँ प्रवेश करता है? सन्मार्ग में, अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है, अच्छे मार्ग पर प्रवेश करता है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने आपको कहा कि भाई अभी और नी, तो अभी और नी दोनों का प्रयोग हो रहा है और विष्ट धातु का प्रयोग हो रहा है, तो रूप चलेगा विशते। ठीक। अब यहाँ पर किस पे प्रयोग करता है? सन्मार्ग पर। तो यहाँ सन्मार्ग जो है वो आधार है, कहाँ पर प्रयोग कर रहा है? सन्मार्ग पर, तो सन्मार्ग आधार हो गया। तो आधार की कर्म संज्ञा कर दो, फिर द्वितीय लगा दो, तो सन्मार्गम द्वितीय विभक्ति हो गई, उसमें हो गई कि नहीं हो गई? सन्मार्गम में, तो सन्मार्गम में द्वितीय विभक्ति हो गई यहाँ पर। बस यही तो हम समझा रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से अभिनिविशश्च सूत्र के अनुसार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यदि आपको पेपर में पूछते हैं कि दिनेशः अभिनिविशते सन्मार्गम, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति केन सूत्रेण भवति, या फिर यहाँ पर कौन सी विभक्ति है और कारण बताइए, तो आपको बताना है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अभिनिविशश्च सूत्र के द्वारा हुआ है, इस सूत्र की सहायता से हुआ है, ये आपको लिख देना है, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट उत्तर हो जाता है। तो आशा करते हैं ये दो सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है। अब जो अगला सूत्र है वो भी बहुत ही मोस्ट सूत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, उसको समझाने के लिए हमें बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला सूत्र आपको बता देते हैं हम। तीसरा सूत्र आज का हमारा होगा, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सूत्र है। पहले हम आपको इसको क्लियर समझेंगे अच्छे से, और जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक हम आपको बताएंगे अच्छे से। चलिए सूत्र को लिख देते हैं। सबसे पहले तो उपान वध्यांग वशः सूत्र है, उपान वध्यांग वशः, ये सूत्र है आपका, उपान वध्यांग वशः, ये वशः ऐसे है। ठीक है, सूत्र हो गया उपान वध्यांग वशः। ठीक, क्लियर है। तो अब सूत्र को समझना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या क्या सूत्र के अंदर दिया हुआ है वो आपको समझ में आ गया तो सूत्र क्लियर हो जाएगा आपके। फिर कोई भी उदाहरण आएगा ना तो आप चुटकियों में कर लोगे, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखो सबसे पहले इसमें आपको बच्चों उप दिख रहा है। उप सूत्र में से अर्थ निकालना बता रहे हैं आपको। सबसे पहले उप दिख रहा है, उप के बाद में इसमें अनु दिख रहा है। ये अनु डायरेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ पर संधि हो चुकी है, और संधि होने के बाद में जो अनु के अंदर आपको देखो, पहले देखो उप दिख रहा है, उप के बाद में अनु, अब अनु में जो उ है ऐसे नु, ये आपके संधि हो गई आपकी यण संधि। तो यण संधि में आपको पता है उ के स्थान पर व हो जाता है, तो इसलिए आपको न ये दो है आधा दिख रहा है और व आपको दिख रहा है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि आपकी यहाँ पर संधि हो गई लेकिन अनु है ये। ठीक, इसके बाद में अनु के बाद में आपको दिख रहा है अधि, यहाँ भी संधि हो गई आपकी, यहाँ भी आपकी संधि हो चुकी है, तो यहाँ पर हो गया अधि। तो उप हो गया, अनु हो गया, अधि हो गया। ठीक, इसके बाद में आगे लिख रहा है आंग, तो एक है आंग, ये आंग ऐसे। ठीक, अब ये आपके कितने हो गए आंग में, तो आंग में से आपको केवल आ बचता है बच्चों। क्या बचता है? आ, ये जो है न ये हट जाता है। ठीक है, इत संज्ञा हो जाती है, फिर लोप हो जाता है इसका। अब देखो हमने सूत्र में से ही निकाले, इसके बाद में सूत्र में लास्ट में एक और बच रहा है आपका शब्द है वश। तो वश का मतलब वश धातु है। क्या मतलब है? वश धातु। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वश धातु, ऐसे वश धातु है। ठीक, ये आपकी वश धातु हो गई। ठीक, अब वश यानी तो आप जानते हैं रहना होता है, वसति वसतः वसंती, ये वस यानी रहना होता है वस धातु का मतलब। तो ठीक,
अब देखो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, क्लियर होनी चाहिए। यानी इस सूत्र के अंदर जो कुछ है वो हमने सब बाहर निकाल दिया, यानी हमने सूत्र का ऑपरेशन कर दिया। तब तो समझ में आएगा आपके। चलिए तो देखो, उप है इसमें, अनु है इसमें, अधि है इसमें, और आंग है इसमें, और वश धातु है इसमें। बस ये सारी हमने बाहर निकाल दी सारी चीजें। अब इसको हम समझते हैं कि ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है। तो इस सूत्र का सिंपल सा अर्थ है दोस्तों, जो कि हम आपको एकदम सिंपल सा अर्थ बता देते हैं, सीधा सीधा। ठीक है, इस सूत्र का मतलब है बच्चों कि यदि उप उपसर्ग के बाद में वश धातु आए, यदि अनु उपसर्ग के बाद में वश धातु आए, यदि अधि उपसर्ग के बाद में वश धातु आए, यदि आंग उपसर्ग के बाद में वश धातु आए, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जो भी आपका वाक्य होगा वहां पर जो आधार होगा वहां उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बाद में क्या होता है वो तो आप जानते ही हो। कर्म संज्ञा जिसकी भी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। इसका सूत्र हम पहले बता चुके हैं, कौन सा है? कर्मणि द्वितीय। बिल्कुल सही है बच्चों, कर्मणि द्वितीय सूत्र है। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। ये नियम है, अच्छे से आपको याद रखना है, गांठ बांध लो इसकी। तो ये सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझ लो, नहीं आया तो। ये कह रहा है कि उप उपसर्ग के बाद में यदि वश धातु आए, अनु उपसर्ग के बाद में यदि वश धातु आए, और अधि उपसर्ग के बाद में यदि वश धातु आए, और आंग उपसर्ग के बाद में यदि वश धातु आए, तो कहने का मतलब हो गया कि ये चारों उपसर्गों के बाद में यदि वश धातु आए तो जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बाद में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। यही इस सूत्र का मतलब है बच्चों। बस एकदम सरल बताया है हमने, बहुत ही सिंपल तरीका से बताया है। ठीक है, अब सिंपल सा है, एक उदाहरण आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण बता देते हैं कोई भी, ठीक है ना। चलिए एक उदाहरण समझा देते हैं आपको कि किस प्रकार से वश धातु से पहले कौन कौन से उपसर्ग आने चाहिए बच्चों। 4 उपसर्ग बताए थे ना आपको अभी, उप उपसर्ग, अनु उपसर्ग, अधि उपसर्ग, आंग उपसर्ग, इनमें से कोई सा भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक उदाहरण आपको हम बताते हैं सिंपल सा। जैसे हम लिखते हैं मोहोनः, जैसे मोहोनः, मोहोनः नगरम, नगरम, ठीक, मोहोनः नगरम उपवसति। क्या लिखा हमने? उपवसति। ठीक, अब देखो, अब आपको समझाते हैं। हमने आपको कहा कि भाई आपको 4 उपसर्ग हमने बताए थे। उप उपसर्ग बताया था, अनु उपसर्ग बताया था, आंग बताया था, और अधि बताया था। ठीक है ना। इन चारों उपसर्गों में से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु से पहले आ जाए तो ये वस धातु का रूप चलता है वसति, वसतः, वसंती। वस धातु से पहले आ जाए तो आ गया कि नहीं? पहले ये देखो, वस धातु से पहले बैठा हुआ है उप, आ गया। ऐसी स्थिति में इस वाक्य के अंदर जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के बाद में द्वितीय लग जाएगी। तो बताइए इस वाक्य के अंदर आधार क्या है? पहले तो इस वाक्य का मतलब समझो आप, इस वाक्य का अर्थ हम आपको बता देते हैं बच्चों, फिर आप खुद ही बता देना कि इसमें आधार कौन है। तो इस वाक्य का अर्थ है मोहन नगर के पास में रहता है। कहाँ रहता है? नगर के पास में रहता है। तो यहाँ पर जो आधार है बच्चों वो है आपका ये, यानी कि यहाँ पर नगर जो है ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। नगर के पास में रहता है। कहाँ रहता है? नगर के पास में रहता है। तो ये नगरम जो है यानी नगर जो है ये आधार हो जाएगा, और आधार की कर्म संज्ञा इस सूत्र से हो जाएगी, और उसके बाद में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, तभी जाके यहाँ नगरम बना। तो मोहना नगरम उपवसति बन गया कि नहीं बन गया? अब मान लो नगरम की जगह यहाँ पर और कोई होता, जयपुर होता तो जयपुरम बन जाता, यहाँ गृहम होता तो गृहम हो जाता, यहाँ पर विद्यालय होता तो विद्यालयम बन जाता। ऐसे कोई भी रूप, कितने भी रूप बना सकते हो आप। लेकिन ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये है महत्वपूर्ण बात।
यदि नहीं आई तो हमें आप कमेंट करो, फटाफट आप कमेंट करके हमें आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य बच्चों। एकदम सरल तरीका से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके उदाहरण बता देते हैं आपको, और भी कुछ पुस्तक के अंदर उदाहरण है आपके, पुस्तक में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, आपको तभी लगेगा भाई पुस्तक में समझ लो कि आपकी किताब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो किताब की तरफ चलते हैं। तो ये तो हो गया समझाने का कार्य। अब हम उदाहरणों की बात करते हैं, जो कि पुस्तक में जो जो उदाहरण आपको दिए हैं उन्हीं को समझ लेते हैं, उन्हीं से हमारा सिंपल आ चुके हैं बच्चों। देखिए जैसे कि आप देख रहे होंगे पुस्तक के अंदर, ये आपका सूत्र है उपान बध्यांग वशत, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे उपान बध्यांग वशत सूत्र को हमने अच्छे से आपको क्लियर पहले से समझा दिया है, इसलिए अच्छे से अलग से आपको कुछ भी इसमें अलग से और बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम डायरेक्ट उदाहरणों की बात करेंगे। तो देखो उपवशति बनेगा एक, तो ठीक है, उप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वस धातु से पहले। यहाँ बन रहा है एक अनुवसति, तो वस धातु से पहले अनु आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसके बाद में यहाँ बन रहा है अधिवसति, तो यहाँ अधि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आपका आवसति बन रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने कहा आंग में से आ बचेगा। तो बताइए हमने 4 उपसर्ग बताए थे, चारों उपसर्ग आपके वस धातु से पहले आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो आ रहे हैं तो हमने जो बताया वो नियम तो आपका क्लियर हो गया। अब इनका अर्थ अलग अलग है जो कि कोष्टक में लिखा है। उपवसति का अर्थ पास में रहता है, अनुवसति का अर्थ पीछे रहता है, अधिवसति का अर्थ में रहता है, जयपुर में, घर में, विद्यालय में, घर में, मंदिर में, कहीं भी रहता है उसका अर्थ है। और आवसति यानी रहता है, ठीक है, रहता है सिंपल। जैसे मान लो हमने कहा कि कोई हरणाब शाहाजी में रहता है, कोई करौली में रहता है, कोई जयपुर में रहता है, या कोई कहीं भी रहता है, बस दिल्ली रहता है, घर रहता है, बाहर रहता है, कुछ भी रहता है। तो ये तो अर्थ हो गया। अब इनके एक एक उदाहरण आपको समझा देते हैं। जैसे उपवसति, सबसे पहला उदाहरण है श्यामः नगरम उपवसति। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि यहाँ पर जो नगर है वो आधार हो गया। अब जो आधार है उसकी हमने कहा कि कर्म संज्ञा कर देनी है आपको, और उसके बाद में द्वितीय लगा देनी है, तो इसमें नगरम में द्वितीय हो गई आपकी। तो श्यामः नगरम उपवसति, यानी श्याम नगर के पास में रहता है, ये अर्थ हो गया इसका। तो होगी ना द्वितीय यहाँ पर। तो आपको यहाँ सवाल आ जाता है कि भाई द्वितीय विभक्ति क्यों हुई और कौन सी विभक्ति है, दोनों बात आपको पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। तो आप लिखेंगे कि इत्यत्र द्वितीय विभक्ति, ठीक है, अस्ति, और केन कारणेन, तो आपको लिखना उपान बध्यांग वशाः सूत्रेण इत्यत्र द्वितीय विभक्ति अस्ति। यहाँ पर इस सूत्र की सहायता से द्वितीय विभक्ति है, ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। अब ऐसे आपका है अगला, कुलदीपः गृहम् अनुवसति। कुलदीप घर के पीछे रहता है, कहाँ रहता है, घर के पीछे। तो हमने कहा कि अब घर जो है वो आधार है, तो आधार में द्वितीय लगा दो कर्म संज्ञा करके, तो गृहम हो जाएगा। कुलदीपः गृहम अनुवसति, तो हो गया कुलदीप घर के पीछे रहता है। ऐसे ही आपका अगला है सुरेशः जयपुरम अधिवसति। सुरेश जयपुर में रहता है, तो यहाँ पर जयपुर में यानी कि जयपुर आधार हो गया, तो कर्म संज्ञा कर दो, द्वितीय विभक्ति लगा दो, तो जयपुरम बन जाएगा द्वितीय लगाते ही। तो सुरेशा जयपुरम अधिवसति, या सुरेश की जगह सुरेश, महेश, गणेश, सुरेश कुछ भी लिख सकते हो, जयपुर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगला है हरि वैकुंठम आवसति। हरि वैकुंठ में या वैकुंठ रहता है, हरि वैकुंठ रहता है या वैकुंठ में रहता है, बात तो एक ही है। तो हरि वैकुंठ रहता है, तो वैकुंठ आधार हो गया, आधार की कर्म संज्ञा करके द्वितीय लगा दी। तो ऐसे करके आपके ये सारे के सारे उदाहरण बन जाते हैं। इन्हीं उदाहरणों में से आपको एग्जाम में आएगा, ये गारंटी, हमारी गारंटी है बच्चों, ये पक्की बात है। अब कैसे आएगा सवाल, ये आपको हमने बता दिया अभी, सिंपल सा, किसी भी तरह से सवाल आ जाए आप कर सकते हो, यदि आपने ये वीडियो सुना है और अच्छे से समझा है। तो ये हमारी गारंटी है कि आपका कारक का सवाल, आपके अनुवाद का सवाल गलत नहीं हो सकता है बच्चों। कैसे गलत होगा बताओ, यदि आपको समझ में आ रहा है और ये वीडियो आप अच्छी ईमानदारी से देख रहे हैं तो, ठीक है। आप चाहते हो कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो आपको समझ में आ रही है, वो आपके दोस्त भी सीखें, बहुत अच्छी बात है, उनको भी शेयर करो, सारे दोस्तों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में हमारी सहायता आप करोगे, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करो, उनको भेजो, सारे बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, सरकारी स्कूल का, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो बच्चों, लेकिन है तो स्टूडेंट। बस यही आपको सोचना है। आप किसी को ज्ञान का दान करोगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही सरस्वती माँ के खजाने की एक विशेषता है, एक बहुत बड़ी अनोखी विशेषता है ये।
कि जितना आप इसको खर्च करोगे उतनी ही इसमें वृद्धि होती है। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान को संचित मत करो, उसको आप करो, उसको उसका प्रचार प्रसार करो, उसको आप बांटो, ज्ञान को इकट्ठा मत करो, इकट्ठा करने पर वो घट जाता है। ये बात है सिंपल सी। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको हमने जो सूत्र बताए, इनमें कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है तो हम फटाफट हमें कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये दिक्कत है सर, हमें ये समझ में नहीं आया, तो आपको हम जरूर उसका उत्तर देंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, एक सूत्र और समझेंगे सिर्फ और सिर्फ हम, ठीक है, उसके बाद में जो बचे हुए उनको हम बाद में समझेंगे। चलिए, चलो बच्चों, इसमें जो अगला सूत्र है उसको हम किताब से बता देते हैं। सिंपल सा, छोटा सा है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई किताब में ही आपको समझा देंगे इसको, तो किताब में ही आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सरल बता देंगे, सिंपल सा ही है। तो लिख रहा है अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न, ये आपका सूत्र है। अब इस सूत्र का मतलब क्या वो समझ लो बस, सिंपल सा, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। अब इसमें एक तो वस धातु की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि यदि उपसर्ग पूर्वक वस धातो हो, उपवास भोजनाभाव अर्थ भवति, तदा आधारवाचकस्य शब्दस्य कर्म संज्ञा न भवति, अपितु अधिकरण संज्ञया तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। मतलब ये हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको ये समझना है बच्चों, सिंपल सा, कि जो वस धातु है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको लिख के बता देते हैं वस धातु, जैसे कि ऐसे है, ये वस धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वस धातु का आपको हमने बताया कि वसति, वसतः, वसंती रूप चलता है। अब इस वस धातु का जो है हम दो प्रकार से अर्थ करेंगे, यानी वस धातु के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होने पर उसके दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। यदि इस वस धातु से पहले, इस वस धातु से पहले उपसर्ग लग जाएगा, ऐसे उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग यदि लग जाएगा इस धातु से पहले, तो हम इसके दो अर्थ ग्रहण करेंगे। कितने अर्थ करेंगे? दो अर्थ। कौन कौन से करेंगे चलो बताते हैं। अभी इसके दो अर्थ हम ग्रहण करेंगे बच्चों। सूत्र का अर्थ समझ रहे हैं, आपको एकदम सरल बता रहे हैं। तो हम इसके दो अर्थ ग्रहण करेंगे। एक अर्थ तो हो जाएगा इसका बच्चों रहना या निवास करना। क्या हो जाएगा? रहना या निवास करना, ठीक है, रहना या निवास करना हो जाएगा। दूसरा अर्थ हो जाएगा इसका उपवास करना। क्या? उपवास करना या व्रत करना। उपवास करना या व्रत करना तो जानती हैं, क्या जैसे हम फास्ट रखते हैं ना, सोमवार का, या कोई मंगलवार का रखता है, कोई शनिवार का रखता है, कोई बुधवार का व्रत करता है, उपवास करता है वो। तो जब वस धातु से पहले क्या लग जाएगा? उपसर्ग लग जाएगा, तब उसके दो अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। एक तो रहना या निवास करना, दूसरा अर्थ उपवास करना या व्रत करना। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बात आपको समझनी है। यदि इसका अर्थ रहना ग्रहण किया जा रहा है तो वहां क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह चीज तो हम पहले समझा चुके हैं आपको, तो यहां तक तो कोई इसमें समस्या है ही नहीं आपके। यदि यहां पर रहना अर्थ है ये वाला, ठीक है, उपवसति वाला तो उदाहरण अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? हाँ बताया था ना अभी आपको उदाहरण, उपानबध्यांग वशः सूत्र में उपवसति। जैसे कि हमने कहा कि श्यामा नगरम उपवसति, तो वहां तो द्वितीय विभक्ति होती है। ये तो हम अभी समझ चुके हैं, आपको एक सूत्र उदाहरण बताया था उसमें, ठीक है ना यहां तक तो। लेकिन यदि इसका अर्थ हम उपवास करना लेते हैं तो, यदि इसका अर्थ यदि उपवास करना लेते हैं तो, बात समझना, यदि इसका अर्थ हम उपवास करना लेते हैं तो द्वितीय विभक्ति नहीं होकर के सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बस ये छोटी सी बात समझनी है आपको। यदि इसका अर्थ हम ये नहीं लेते हैं और हम ये अर्थ लेते हैं इसका उपवास करना, उपवास करना यदि हम अर्थ ले लेते हैं तो यहां पर जो आधार है उस आधार में द्वितीय नहीं लगानी है बल्कि सप्तमी विभक्ति लगानी है। बस यही इस सूत्र का अर्थ है। बहुत ही सरल है, एकदम सिंपल बताया आपको। कैसे बनेगा उदाहरण? अब देखो उदाहरण कैसे बनेगा इसका, उसको हम बता देते हैं आपको, फिर आपके क्लियर हो जाएगी सारी बात। अब इसका उदाहरण इस प्रकार से बनेगा बच्चों, जैसे कि पुस्तक में लिख रहा है उसको आपको समझा देते हैं। उदाहरण ऐसे बनेगा, देखो ये लिख रहा, वने उपवसति, वने उपवसति, यानी वन में
रहता है या रहती है, कोई भी हो सकता है। तो हमने कहा कि वने उपवसति, यह हम कह सकते हैं जैसे कि सीता वने उपवसति, वने उपवसति, सीता वने उपवसति, सीता वन में रहती है। हो गया, सीता वन में उपवास रखती है, मतलब ये हुआ इसका। अब सीता वन में उपवास करती है ऐसा अर्थ निकलेगा क्योंकि हमने यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। यदि हम यहां पर उपवास अर्थ नहीं लेते हैं तो यहां पर आप वने की जगह यहां पर आपको करना पड़ेगा वनम, यानी कि यहां द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ेगी आपको। लेकिन ये सूत्र कह रहा है, ये वार्तिक है, सॉरी वार्तिक वाला है नियम, तो ये कह रहा है कि यदि इसका अर्थ उपवास करना हुआ, यदि भोजन का अभाव अर्थ हुआ, तो वहां पर आप द्वितीय विभक्ति मत करना, सप्तमी कर देना, बस यही छोटी सी बात है। तो हम समझते हैं कि ये बात आप क्लियर, आपके समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत आपके नहीं होगी। फिर भी दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट करें, फटाफट आपके प्रश्न टाइप करें, हम आपको जरूर जवाब देंगे बच्चों। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस पर सारी जानकारी दी जाएगी, हम आपको कह चुके हैं भाई, पूरी पुस्तक आपको करवाई जाएगी, जो भी बोर्ड से संबंधित, एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा बच्चों। इसलिए आप फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, सदस्य बन जाइए इसको, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए फटाफट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आगे अगले सूत्रों के साथ में। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पूरी कंप्लीट द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इसमें क्या ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि आपको भी दिक्कत हो सकती है, कारक का टॉपिक, थोड़ा सा ग्रामर का टॉपिक दोस्तों थोड़ा सा क्या नीरस माना जाता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझाएं जिससे कि आपकी रुचि बनी रहे बराबर। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले सूत्रों के साथ में, और उसमें आपको पूरे सूत्र बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से सुना, गौर से सुना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।